अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट हसन अब्बास जैदी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई मेहमान शख्सियत के साथ। ये मेहमान शख्सियत जो है ना बहुत मुश्किल है, इनको ढूंढना जो है इतना आसान नहीं है। अब हम इन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखते हैं इसमें हम किस हद तक कामयाब होते हैं। जोया काजी टेलीविज़न और सीरियस थिएटर, ये आम थिएटर नहीं जो आप अल्फला या तमसील या नात में देखते हैं, उसकी मानी हुई मंजी हुई फनकारा हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी इनके प्रोग्राम्स आप अक्सर देखते होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? कैसा वाक़या है कि आपको पकड़ना बेहद मुश्किल है, ये क्या सिलसिला है, ये क्यों नहीं आप काबू आती हमारे? हसन साहब, आप मुझे 15 साल से जानते हैं और आपको ये अच्छी तरह पता है कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ किस कदर मुखलिस हूँ और मोस्टली मैं ड्यूटी पर होती हूँ, तो इस वजह से मैं आपके काबू नहीं आती। हाँ, फ्री टाइम हो लाइक दैट, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, हॉस्पिटल से जल्दी फ्री हो गई हूँ, क्लिनिक नहीं जाना, फिर मैं आपके काबू आ जाती हूँ। अच्छा जोया साहब, क्योंकि मेरी आवाज़ की पिच ज़रा ऊंची है और आप धीमे अंदाज में बोलने की आदी हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला लीजिए। जी ज़रूर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप थिएटर कर रही थी, टेलीविज़न भी कर रही थी और मॉडलिंग में भी आप आगे की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ये सोशल मीडिया में आने का कैसे इत्तेफाक हुआ? एक्चुअली जैदी साहब, बात यह है कि हमारे मुआशरे में जो जेंट्स के मसाइल हैं उस पर कोई बात नहीं करता। अच्छा, मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है, मेरा वे ऑफ स्टाइल है, मेरा जो वे ऑफ लिविंग सर्वाइवल है, वो सबसे थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, मुझे लगा कि हम लोगों को डेफिनेटली हम लोग हेल्थ पे बात करते हैं, तो क्यों ना हम लोग जेंट्स के मसाइल पर बात करें जो कि कोई नहीं करता। लेकिन जब मैंने इस पर बात करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हमारे पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल दुनिया में 99% जो जेंट्स हैं वो इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और फिर वो इस कदर डिस्टर्ब्ड हैं कि वो ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ना ही अपने मसाइल को किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं और एट दी एंड वो क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। और माँ बाप क्या करते हैं, उसकी उठा के शादी कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको कोई ये बाहर नशे पे लग गया है या कोई मसला हो गया, तो वो उठाते हैं उसकी शादी कर देते हैं कि भाई ये शादी होगी तो ये ठीक हो जाएगा। अब एक्चुअल प्रॉब्लम वो माँ बाप को भी नहीं बता सकता कि मेरे साथ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि मैं शादी के काबिल रहा हूँ या नहीं रहा। उठाते हैं, उसकी शादी करते हैं और वो जब शादी करके बेचारी घर आ जाती है फिर वो सारा प्रॉब्लम वो खातून सहती है। कुछ अरसा तो वो सह लेती है, कुछ खवातीन होती हैं वो चुप कर जाती हैं, वो अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए या अपने शोहर की इज्जत के लिए वो खामोशी बरत लेती हैं, लेकिन सारी उम्र ऐसे नहीं करती। कुछ खवातीन इसको फेस करती हैं और वो फौरन ही डाइवोर्स मांग लेती हैं। तो मेरा मानना ये था कि हम लोग ऐसे लोगों की रहनुमाई करें जिससे उनको पता चले कि हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है, हम किसी मासूम की ज़िंदगी ना ख़राब करें, हम पहले अपना ट्रीटमेंट करवाएं देन शादी की तरफ देखें। लेकिन इसके बाद मुझे जो तनकीद का सामना करना पड़ा, कई लोगों की मुझे बातें सुननी पड़ी, कई लोगों ने मुझे टीज़ किया कि ये बेशर्म है, ये बेहया है, ये ऐसी है, ये वैसी है, अव्वल तो ये डॉक्टर ही नहीं है, ये तो फलां, ये तो आपको भी पता है 15 साल हो गए आप लोग मुझे जानते हैं। मुझे इन तनकीद से, इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं अपना मुआशरे में कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं मुआशरे को सुधारने के लिए या लोगों की मदद के लिए अपना कितना हिस्सा डाल सकती हूँ, वो मैं डाल रही हूँ। अगर लोगों को लगता है कि मैं बेहया हूँ, बेशर्म, ना सुने, क्यों सुनते हैं? आप मुझे ये देखें कि मुझे लोग कह रहे हैं मैं बेशर्म हूँ, मैं बेहया हूँ, भाई मेरे प्रोग्राम देखे हैं तो मैं उनको लगी, फिर वो प्रोग्राम क्यों देख रहे हैं, ना देखें ना। अच्छा चले, लोगों का तो काम है तनकीद करना, वो वैसे भी आपने गाना तो सुना होगा, कुछ तो लोग कहते हैं हाँ। लोगों का काम है ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इतनी हिम्मत, इतना हौसला जो आप अपने अंदर लेके आई, क्योंकि आपको यकीनन इस बात का इदराक होगा कि ये माशरती जो हैवान हैं
इन्होंने आप पर हमलावर होना है और आपने अपने आप को किस तरह बचाना है, क्या मनसूबाबंदी की थी आपने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कि मैं कैसे अपने आप को सेव करूँगी? सेकंड ये है कि मेरा आपके इस सवाल का जवाब मैं ये दे रही हूँ कि मुझे अल्लाह पर भरोसा था। मैंने कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए हैं क्योंकि मुझे अल्लाह पर भरोसा है। जब अल्लाह ने लिखी है कहीं भी वो आ जानी है। हिफाजती इकदाम करने से भी आ जानी है, नहीं करूँगी तब भी आ जाएगी। अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन से बेहतर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और वैसे भी मैंने जब से मैं इसको काम को कर रही हूँ 75% लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। बहुत सारे लोग मुझे दुआएं देते हैं। मेरे अपने घर में काफ़ी मसाइल हो गए थे। मेरे अपने घर में मतलब मेरे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को उछाला, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाइयों ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो काम। जब हमें एतराज़ नहीं है तो तुम्हें किसी से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे बताएंगे, आप अपना नंबर भी वहाँ दे देती हैं, तो कोई कॉल्स आती हैं आपसे डिस्कशन करने के लिए लोगों की? या अच्छा, नंबर जो है वो जैदी साहब मेरा नहीं है, वो ऑफिशियली नंबर है सऊदिया वालों का। उसकी मैं 2 आवर्स की टाइमिंग है, मतलब 11 से 1 बजे तक मैं उनकी कॉल्स अटेंड करती हूँ। और उसमें कुछ लोगों से बात हो जाती है, कुछ से नहीं होती। कुछ व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ, मेल्स चेक कर लेती हूँ। तो बड़े अजीबोगरीब सवाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमारा मुआशरा इस हद तक परेशान है। मुआशरे में डेफिनेटली वही लोग आते हैं, क्या कहते हैं इसको, हमारे जेंट्स हजरात, मोस्टली यंगस्टर्स आते हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान है। और यंगस्टर्स की एज है 16 से 22 साल। ये इस एज के जो यंगस्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट तबाह हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन ये बात आज मैं खुल के इसलिए कर रही हूँ कि अगर उनके साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट करवाएं, अपने फादर को बताएं। माँ को नहीं बता सकते, कम से कम बाप को तो बता सकते हैं। बाप तो बेटे का एक दोस्त होता है, आप उससे डिस्कस करें, बजाय इसके कि आप किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी तबाह करने की, जी शादी करेंगे तो ठीक हो जाएगा। शादी करने से पहले बाप से डिस्कस करें ताकि वो आपका ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा, कुछ लोग तो आपने यंगस्टर्स की बात की, लेकिन कुछ हम जैसे लोग हैं और हमारे एक फाजिल दोस्त हैं अशफाक हुसैन जैसे, हम लोगों को भी तो काफ़ी मसाइल एक सर्टन एज से गुजरने के बाद फेस करने ही होते हैं और कर भी रहे होंगे, तो वो भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं अपने मैटर्स? बिल्कुल कर सकते हैं, आप तो पहले करें। अच्छा, अब हम ज़रा इससे हट के, क्योंकि कुछ चीज़ें हम अशफाक साहब के लिए भी छोड़ना चाहते हैं। अशफाक साहब भी बहुत जल्द आपके साथ एक नशिस्त करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप एक तरफ तो बहुत हम्बल हैं, बहुत ठंडे मिजाज की नज़र आती हैं, और दूसरी जानिब आप बहुत एग्रेसिव भी हो जाती हैं, गुस्से में भी बहुत जल्द आ जाती हैं। ये क्या सिलसिला है, इसमें बताएंगे ज़रा, हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। अच्छा जैदी साहब, मैं अग्रेसिव तब होती हूँ जब मुझे इरिटेशन होती है। मैंने बहुत सारे लाखों रुपए के प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटली इरिटेशन की वजह से। जब मुझे इरिटेशन होती है तो मैं सारे काम छोड़ देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, जब हम कमाते हैं, हम किस लिए कमाते हैं? अपने पेट के लिए, अपने जहनी सुकून के लिए। जब आपको जहनी सुकून नहीं मिलता तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कमाई का कोई फ़ायदा है। मैं तभी अग्रेसिव होती हूँ जब मैं मेंटली इरिटेट होती हूँ। और मेंटली इरिटेट होने की मेरी बहुत सारी रीज़न्स हैं। लाइक दैट, मुझे सफाई बहुत पसंद है और मेरे इर्द गिर्द मतलब फैलाव हो, मैसी हो सारा कुछ, तो मुझे इरिटेशन होने लगती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, मुझे सेक्सुअल कन्वर्सेशन से सख्त एलर्जी है। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद तो करती है और खुद सुनने से एलर्जी है। सुनने में इस सेंस में कि देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है आप मेरे दोस्त हैं, हम हंसते हैं, खेलते हैं, खाते पीते हैं, अचानक से आप उठ के मेरे साथ सेक्सुअल कन्वर्सेशन करना शुरू कर दें, आप मुझे ये कहें कि आप ऐसी लगती हैं, आपको मैं ऐसे देखना चाहता हूँ, ऐसे, वो मुझे इरिटेट करता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल थी, इसको सीरियसली ना लीजिएगा। और सेक्चुअली मुझे दूसरों को ट्रीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस वजह से करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। हाँ, लेकिन अगर आप लोग मुझे ये समझ लें कि मैं एक प्रॉस्टिट्यूट हूँ तो माजरत के साथ फिर मुझे बुरा लगेगा। मैं अग्रेसिव हूँगी, मैं डॉक्टर हूँ। अगर मैं आप लोगों की हेल्प के लिए इस शोबे को मैंने चुना है तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं प्रॉस्टिट्यूट हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपकी आपने बात बड़ी करूँ। देखिए, बात ये है कि एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, लफ्ज़ दोस्त।
और एक तरफ आपने ये भी खुद ही तसव्वुर कर लिया कि क्या कहते हैं, हम आपको ऐसा समझ सकते हैं, यानी हम नहीं, यानी लोग। तो कम से कम जो दोस्त होता है वो तो कम से कम अपने दोस्त को किसी सूरत भी काम नहीं समझता। चाहती हूँ आपको कि जो दोस्त होते हैं वो आपको इरिटेट नहीं करते, जो दोस्त होते हैं वो आपकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग समझते हैं कि मैं सेक्सुअल कंटेंट पर बात करती हूँ तो शायद मैं हर तरह के मौजू पे बात कर सकती हूँ, तो और वो खुल्लम खुला बात इस तरह करते हैं जैसे अल्लाह माफ करे मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। इस बात से मुझे खैर हम तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड ही समझते हैं, आप ना समझिए हमें बॉयफ्रेंड। हम तो कम से कम जो है इस चीज़ को समझते हैं कि आप हमारी गर्लफ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, और हम समझते ही रहेंगे तमाम उम्र। आप इससे दामन नहीं छुड़ा सकते। जी बिल्कुल। आप बताएं, गुज़िश्ता दिनों हमने सुना कि एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान आपने बड़ा एहतजाज किया जी कि मुझे ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी, और आप रिकॉर्डिंग ही छोड़ के आ गई और फिर आपने रिकॉर्डिंग नहीं की। क्या ये सच है, वाकया या नहीं? ऐसा नहीं था। हमें जिस ड्रामे के लिए कास्ट किया गया था हमें ये बताया गया था कि आपका मेजर सपोर्ट कैरेक्टर है। मेजर सपोर्ट ये होता है कि जब आप लीड कैरेक्टर को सपोर्टिंग दे रहे हैं। अच्छा, जब वहाँ पे हम लोग गए फर्स्ट डे, सारा दिन बैठे रहे, किसी ने पानी नहीं पूछा, किसी ने चाय नहीं पूछी, कोई पूछने वाला ही नहीं था। अच्छा, सारा दिन बैठने के बावजूद आपको पता है मैं जब भी किसी सेट पे होती हूँ मैं ना तो बदतमीजी करती हूँ ना मैं किसी से डिमांड करती हूँ कि मुझे ये चीज़ें दे, मैं अपनी मंगवा लेती हूँ। अच्छा, दूसरे दिन भी सारा दिन बैठने के बाद भी कोई सीन नहीं हुआ, शाम को उठे अपने घर चले गए, कोई ताक़ीद हो जाता है। सेकेंड डे बुलाया जी, सारा दिन बैठने के बाद कोई सीन नहीं है, शाम में एक सीन हुआ और सीन भी इस टाइप का था लाइक दैट कि जैसे आप किसी एक्स्ट्रास को ना प्रमोट कर रहे हैं। सबा जी मेरे सामने थी, मैं थी, एक न्यू कमर थी, हम लोगों ने अपना सीन करवाया। उन्होंने डायरेक्टर साहब ने कहा हाँ हाँ हो गया चले चले बस ठीक है। मतलब मुझे और वो न्यू कमर जो थी उनको निकाल के बाहर फेंका, सबा जी के क्लोज शॉट किया जी, सीन खत्म। अच्छा, वो चीज़ मुझे ज़्यादा फील हुई कि मैं 20-21 साल लगे मुझे इस मुकाम पर पहुंचने में, और 20-21 साल में कभी भी ऐसा एटीट्यूड, ऐसा तरीका, मतलब आपको पता है कि एक आपके जो जुमले हैं जब वो अदा किए जाते हैं तो क्लोज शॉट होते हैं। मैंने 20-21 साल में यही चीज़ देखी है, और आप उठा के किसी एक्स्ट्रास की तरह आपको बाहर निकाल दिया जाता है, सीनियर्स के शॉट लिए जाते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, उसके बावजूद उसके बाद क्या कहा जाता है जी, ये सीनियर्स का ये मतलब सबा कमर का और इमरान का वॉशरूम है, आप कहीं और देख लें। व्हाट इज दिस? हम कपड़े कहाँ चेंज करेंगे, हम कहाँ पे एडजस्ट होंगे, हम कहाँ, क्यों? ये जो सीनियर जूनियर का भेदभाव जब हम खुद करते हैं तो फिर दूसरा बंदा तो करेगा ही। अब ये आर्टिस्ट को इतना आप निग्लेक्ट करते हो, इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली अगले बंदे को फील होगा। मैंने कम से कम 21 साल लगाए हैं इस मुकाम तक पहुंचने में, और उन बंदों ने मुझे उठाया और दोबारा 21 साल पीछे फेंक दिया। मुझे अगले दिन जाहिर ने कहा जी आप नहीं आना, मैं कहा जी सॉरी से मैं नहीं आ सकती। मैंने 21 साल में ये मुकाम हासिल किया है, 21 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में, आप लोगों की नज़र नहीं मैं कर सकती। अब आप ये कह रहे हैं कि आप फ़ौरन एग्रेसिव हो जाती हैं, ये चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं कि आप चले मेरे खाने पे एहतजाज नहीं है, बजट पर नहीं है, काम पर नहीं है, एटलीस्ट आपने उनका वॉशरूम क्यों यूज़ किया? व्हाट इज दिस यार? हम क्या लोगों के सामने नंगे होके कपड़े पहने, चेंज करें? क्या करेंगे हम? वो आर्टिस्ट हैं, हम क्या मांगने आए हैं? हम क्या मतलब यहाँ पे उनको एंटरटेन करने आए हैं? ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैंने उनका प्रोजेक्ट छोड़ दिया और मैंने उनसे एक्सक्यूज़ कर लिया। उसके बाद मुझे काफ़ी दिन के बाद जाहिर साहब की एक कॉल आई जी आपकी कल डेट्स हैं। मैंने कहा जी आपने किससे पूछ के डेट्स दी? कहती मैंने ओके किया, आपने क्यों दी डेट्स? नहीं वो नुमान, मैं कहा नुमान हुज नुमान? जब आपने मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया था तो आपने डायरेक्टली ही मुझसे बात करनी थी, नुमान से क्यों? ये चीज़ें जो होती हैं ये आर्टिस्ट का हौसला तोड़ती हैं, आर्टिस्ट को सालों पीछे ले जाती हैं और वो बंदा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। अगर मेरी जगह कोई और होता, मुझे बहुत बुरा लगा, इस कदर बुरा लगा कि उस वक्त आप जैदी सब सोच नहीं सकते। मेरी कंडीशन ये थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारी चीज़ें तहस नहस कर दूँ। तो सोचिए जो न्यू आर्टिस्ट होगा उसकी क्या कंडीशन होगी। वो लड़की जो मेरे साथ थी वो तो रोने लगी। फिर मैंने उससे समझाया बड़े प्यार से, मैंने कहा बेटा ये होता है, कोई बात नहीं। मैं असल में उसको नहीं अपने आप को तसल्ली दे रही थी कि नहीं ये होता है, लेकिन मैं उस बेचारे को चुप करवा रही थी। मैंने कहा बेटा ऐसा होता है,
हमें इतने साल लगे, कोई बात नहीं, कोई बात, लेकिन असल में अंदर से मैं खुद बहुत डिस्टर्ब थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मैं उसको नहीं अपने आप को समझा रही थी कि नहीं होता है। और सेकेंड डे मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। वो जितने भी बड़े एक्टर हैं, जितने भी बड़े डायरेक्टर हैं, कम से कम उन्हें सबके साथ बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए कि बड़ा लगे। मैं ये उसके नाम से, उसके काम से उसको बड़ा नहीं मानती, मैं उस इंसान को उसके ज़र्फ से बड़ा मानती हूँ। उसका ज़र्फ बड़ा होगा तो वो बड़ा है, दैट्स इट। अच्छा जोया साहिबा, एक नशिस्त में तो आपके तवील कैरियर का हाथा मुमकिन नहीं है। Yes. और हम कोशिश ये करेंगे कि 2-4 नशिस्तें आपके साथ करें। दामने वक्त में जो है गुंजाइश बाकी नहीं रही। 2-4 बार मुझे और क्या मुझे तो करना बहुत चाहिए? खुशी हुई कि बिलाखिर हमने अपनी उस दोस्त को, जो हमें सिर्फ दोस्त कहती है लेकिन हम उन्हें गर्लफ्रेंड कहते हैं, उन्हें हमने काबू कर लिया। और आज देखें, हमने जितनी भी बातें की इन्हें एग्रेसिव होने नहीं दिया, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं हमारे साथ। और एट द एंड मैं यही कहूँगा कि जोया काजी साहिबा हमारे माशरे की बहादुर ख़वातीन में शामिल है। मैं कम से कम उन पर कभी भी किसी किस्म की तनकीद नहीं करता और ना ही करूँगा। वो मेरी दोस्त थी, हैं और रहेंगी। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको उनकी बातें पसंद आई होंगी। मुझे और जोया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।